हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपना एक नई क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है। और इसमें हम बात करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं। आज मैं क्वेश्चन कराने वाली थी हालांकि, तो अब ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद बिल्कुल श्योरली क्वेश्चन कराएंगे बिकॉज पीडीएफ नहीं रेडी हो पाया है। सो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना कि 8 क्लास का नहीं हुआ तो 9th क्लास का नहीं होगा। और अपना रिवीजन आप लोग रेगुलर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्वेश्चन कराऊंगी और साथ साथ आपको भी उसके आंसर देने होंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हम इसको यदि स्टार्ट करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें क्योंकि जो इसका इंडेक्स होता है सबसे पहले उसको यदि देख लेते हैं तो एक हमें समझ में आ जाता है कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है पढ़ती हैं। तो यदि हम बात करें यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे कि जो 2 अध्याय है और इसमें है कि सत्ता की साझेदारी और संघवाद। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी क्या होती है, कैसे होती है। हमने अभी तक देखा कि एक गठबंधन की सरकार बनती हैं, पार्टियां होती हैं और भी जो भी मतलब उम्मीदवार होते हैं, ये वर्ड जो कुछ थे उनसे परिचित हुए। लेकिन अब आगे आने वाले अध्यायों में हम कुछ और आगे की बातें जानेंगे। ठीक है, कि जो सत्ता होती है तो सत्ता में किस तरीके से साझेदारी किसकी किसकी होती है, संघवाद का मतलब क्या होता है, संघवाद क्या होता है। देन सेकंड यूनिट की यदि हम बात करें तो इसमें भी यदि 2 अध्याय ही दिए गए हैं और इसमें क्या है कि लोकतंत्र और विविधता और जाति धर्म और लैंगिक मामले। ठीक है, यानी मसले। तो इसमें क्या क्या है सॉरी जो लोकतंत्र की विविधता है इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि जाति धर्म और लैंगिक मसले क्या क्या हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। और आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा विवाद की स्थिति बनती है हमारी इसी में बनती है। ठीक है, कि ठीक है इकोनॉमिकली आप जिस भी तरीके से है रह रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक जाति धर्म की बात आती है बहुत ज़्यादा विवादास्पद ये मुद्दा हमेशा रहते हैं। ठीक है, और हमारे समाज में हम देखते हैं कि कितनी विसंगतियां फैली हुई हैं। तो हम अपने एक यदि बात करें तो प्रशासनिक रूप से या राजनीतिक रूप से क्या इनका मामला है, किस तरीके से है, ये चीज़ों को समझेंगे। और उसके बाद बात करें तो यूनिट 3 है और यूनिट 3 में यदि हम बात करें इसमें भी 2 लेसन है, जन संघर्ष और आंदोलन और राजनीतिक दल। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करें 4th यूनिट तो इसमें है लोकतंत्र के परिणाम क्या कैसे होते हैं। लोकतंत्र के बारे में हमने बहुत कुछ जान चुके हैं। ठीक है, और आई होप कि आप सभी को पता होगा। और उसके बाद है कि लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी कि ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा। यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में जो अदर देशों की बात की हमने वहाँ पे भी देखा किस तरीके से क्या कैसे था। और उसके बाद हम बात करें तो उनमें लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, किस तरीके से किस कंट्री को लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं, किस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे उसकी कुछ जो भी दिशा निर्देश होते हैं क्या कैसे होते हैं, ये बातें हम सबको पता चल चुकी हैं। ठीक है, यानी कि एक हमारी बेसिक समझ डेवलप हो चुकी है। अब इसमें जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें हम थोड़ा और विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे टोटल यानी हमारे पास कितने लेसन है, 8 लेसन है और यूनिट 4 तक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं सारी बातें तो फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। विकास फिर कुछ अभी ये बुक कंप्लीट हो जाती है बेसिक बुक, तो कुछ स्टैंडर्ड्स बुक की भी बात करनी है हमें। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें अपने अध्याय फर्स्ट की तो इसमें क्या है, सत्ता की साझेदारी। राइट, तो इसमें यदि हम बात करें कि हमें इसके अंतर्गत पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पे जो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है तो इसमें है कि इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। ठीक है, यानी कि पिछले साल जो चीज़ें यानी 9th क्लास में हम लोग तो अभी कल ही पढ़ के फुर्सत हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो पढ़े हैं उसी को अब आगे ले चलेंगे। और पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जारी
ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है, ठीक है। यानी कि हमने ये भी देखा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत है वो किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति में, पर्टिकुलर इंसान में, पर्टिकुलर किसी संस्था पे वो क्या होती है, वहीं पे एकदम से सिमट के नहीं रह जाती या उस पे ही पूरा अधिकार नहीं होता। यहाँ पे कहने की बात ये है। और उसके बाद हमने और भी कई सारे बातें देखी, जैसे विधायिका हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यानी कि विधायिका भी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी। और इसके बाद यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि पूरी समझ के साथ ये तीनों ही जो बातें हैं, आपको यदि पता ना हो तो आज आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बेहतर तरीके से, जहाँ पे भी आप लिखे होंगे, जो भी 2 4 4 पॉइंट लिखे हैं। और उनके बाद हम बात करें तो इसमें क्या है कि विकेंद्रीकृत कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और पिछले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि सत्ता, जो भी सत्ता है हमारी राजनीतिक सत्ता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें बताया जा रहा है और हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका 2 अलग अलग कंट्रियां हैं, उनकी कथाओं के साथ क्या करेंगे, यानी उनकी कहानियों के साथ थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में ही एक कहानी होती है और उसी कहानी के इर्द गिर्द पूरे चैप्टर को समझा दिया जाता है। जितने भी पॉइंट आते हैं उसी कहानी से हमें सारे समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे। और ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि किन लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। और इन घटनाओं से यह समझने में भी मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिसकी चर्चा अगले 2 अध्याय में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्ता के जो भी रूप होंगे, बंटवारे होंगे, पूरा उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। बट उससे अब यदि यहाँ पे हम बात करें कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी, ठीक है। हम लोग पहले कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं बट इसमें नहीं दिए हुए हैं, तो जो भी हमारे बीच बीच में आते जाएंगे कीवर्ड्स, जो मुझे लगेगा कि ये लिखवाने चाहिए वो मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो जब भी पढ़ते जाएंगे बीच बीच में जो भी वर्ड आते जाएंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेंगे। तो इसमें है बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि और सबसे पहले आपका होमवर्क है कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बारे में तो आपको पढ़ना ही है। और उसके बाद बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा मैप में देखना है, ठीक है। उसके आसपास का जो भी है, यदि हम बात करें फिजिकली भी कि इसमें कौन कौन से माउंटेन वगैरह हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, यानी सीमा साझा करते हैं। थोड़ा सा ये अपना अपनी समझ बढ़ा लीजिएगा दोनों ही कंट्रियों के बारे में। तो इसमें है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। तो जो बेल्जियम है यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यानी कि क्षेत्रफल में यदि हम हरियाणा की बात करें तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे हरियाणा से भी छोटा है। और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। यानी कि इसकी जो सीमाएं हैं, तो आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे तो अच्छा होगा, बेल्जियम लिख के, कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और उसके बाद है कि ये काफ़ी छोटा देश है, ठीक है। और उसके बाद इसकी सीमाएं कौन कौन से कंट्रियों के साथ ये साझा करता है, तो फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग से लगती हैं। और इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी है, ठीक है। और इस छोटे से देश हरियाणा, यहाँ पे बात की जा रही है, अपना एक स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी आबादी से भी आधी है, यानी कि ये हमारे स्टेट में इतनी आबादी है जितनी कि बेल्जियम में आबादी है, ठीक है। और इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% क्या है हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, ठीक है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है, डच बोली जाती है। और शेष 40% लोग कहाँ रहते हैं, बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। इस कहानी को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यानी कि इसमें क्या बताया गया, काफ़ी छोटा देश है और यहाँ पे
यदि हम बात करें तो जो जनसंख्या है 1 लाख से थोड़ी ही अधिक है। और उसके बाद इसकी आधी आबादी कहाँ रहती है, तो 59% तक लगभग आबादी रहती है फ्लेमिश इलाके में, ठीक है। वहाँ का एक इलाका फ्लेमिश है जहाँ पे वो रहती है और डच बोलते हैं। उसके बाद है कि 40% जो लोग होते हैं वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अभी थोड़ा ये कहानी समझिएगा, उसके बाद पूरा चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। यानी कि ये डच बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जो 59% लोग हैं वो डच बोलते हैं, ठीक है। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। यानी कि 1% लोग जो बचे हुए हैं वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यानी कि क्या हुआ इसमें कि यहाँ पे 1% जर्मन बोलते हैं और इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, ठीक है। ब्रुसेल्स के 80% लोग जो होते हैं, यानी ब्रुसेल्स में जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑल ओवर बेल्जियम का नहीं लिया गया है, ब्रुसेल्स में जितने लोग रह रहे हैं, तो जितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं उतने का पूरा 100% माना जाएगा। तो उसके 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। यानी कि फ्रेंच में की राजधानी जो है, कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स की जितनी भी संख्या होगी, सपोज यदि वहाँ पे 100 है तो 100 में से 80 लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, मतलब फ्रेंच बोलते हैं और 20 लोग क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। यानी कि जो फ्रेंच लोग हैं वो क्या थे, अल्पसंख्यक थे। बट यहाँ पे हमने देखा ना कि इसमें क्या है कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं या भाषी लोग हैं वो क्या है, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध, यानी कि ज़्यादा डेवलप्ड और ताकतवर रहे वो, ठीक है। और बहुत में बाद में क्या हुआ, जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से क्या हुई, नाराजगी थी। और इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि ये ब्रुसेल्स में तो ठीक है कि ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाले थे, लेकिन अदर कंट्रियों की यदि हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा क्या थे, डच बोलने वाले थे, ठीक है। जैसे ये 59% पूरे कंट्री का, ऑल ओवर कंट्री का डच बोलते थे, 40% ही क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। ये अल्पसंख्यक हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कम होगा तो अल्पसंख्यक ही कहलाएंगे ना, तो वहाँ पे वो अल्पसंख्यक ही थे, लेकिन वो काफ़ी डेवलप्ड थे, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या थे, जो डच बोलने वाले थे, थोड़ा उनसे नीचे थे। और इन दोनों में तनाव बढ़ने लगता है और इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यानी कि जब इन दोनों के बीच तनाव बढ़ा तो इसमें बताया जा रहा है कि इसका सबसे जो मतलब कि प्रभावशाली रूप देखने को मिला वो उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में देखने को मिला। तो यहाँ से आपकी बेल्जियम की कैपिटल भी तैयार हो जाती है कि ब्रुसेल्स है, और उसके जो पड़ोसी देश है वो भी आपको पता चल गए हैं, ठीक है। और यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, ठीक है। यानी कि डच की संख्या के क्या थी, संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे वो। और उसमें क्या था कि यहाँ पे बात करें, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। यानी कि वो संख्या में तो ज़्यादा थे लेकिन समृद्धि में कम थे। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि हम जनसंख्या में अदर कंट्रियों से बहुत आगे है, ठीक है। यानी चीन के बाद दूसरे नंबर पे हमारा नंबर आता है, तो बहुत आगे। लेकिन समृद्धि और विकास के मामले में बहुत पीछे हैं। बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन हम पीछे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि इसी तरह से आप एग्जांपल समझिए कि वहाँ पे भी है कि ऑल ओवर उस कंट्री की बात करें तो वहाँ में कुछ ऐसे भाषी वाले लोग हैं जो कि बहुत कम बोलते हैं, लेकिन काफ़ी आगे हैं, जो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या, लेकिन वो कम है। और आइए इस स्थिति की तुलना हम क्या करें, एक और देश से करते हैं, श्रीलंका से, ठीक है। तो श्रीलंका की बात करें तो एक द्वितीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर
किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से आप मैप में देखेंगे तो यहाँ से यदि हम बात करें तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ से ये, और इसमें तमिलनाडु से थोड़ी सी ही दूरी पे यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। और यहाँ पे जब श्रीलंका है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, आपको पता है दक्षिण भारत है, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है, इधर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे स्टेट आते हैं, ठीक है। इन्हें हम दक्षिण भारत के राज्य भी कहते हैं। तो ये तमिलनाडु जो है, इससे क्या बताया जा रहा है कि यानी कितने किलोमीटर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दक्षिणी तट पर, ठीक है। यानी कि ये दक्षिणी इलाका है, तो दक्षिणी तट पर कुछ ही दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। यानी पूरे देश की आबादी कितनी है, करीब 2 करोड़। हमारा देश इतना बड़ा है, ये इतना पूरा, ये श्रीलंका आप देखो कि ऐसे आपको एकदम से ऐसा लगता है लटकाया गया है ये, ठीक है। पानी में कोई कुछ यहाँ से तार वार लगा के उसको लटका दिया, ठीक है। द्वीपीय देश है एक ये। तो यहाँ पे क्योंकि द्वीपीय देश क्या है, ये हमारा देश प्राय द्वीपीय है, लेकिन ये द्वीपीय देश का मतलब है कि चारों ओर से जल से घिरा है। इन वर्डों की भी मीनिंग हम लोग लिख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको द्वीपीय कंट्री का मतलब भी समझ लीजिए कि द्वीप, प्रायद्वीप, उपमहाद्वीप क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने इंडिया को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय देश का मतलब है ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर अरब सागर हो गया, इधर हिंद महासागर हो गया, ठीक है। लेकिन श्रीलंका की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा इधर उधर चारों तरफ से कहाँ से घिरा है, जल से घिरा, जिसे हम द्वीप कहेंगे। लेकिन जो 3 ओर से घिरा होगा उसे हम प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको समझना है कि हम प्रायद्वीप क्यों कहते हैं अपने भारत को, कि हम एक प्रायद्वीपीय देश में रहते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, काफ़ी सारी चट्टानें वगैरह उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अब आते हैं अपने इसमें आते हैं पॉइंट में। तो इसमें क्या था कि इसकी जो आबादी थी करीब 2 करोड़ थी, यानी हरियाणा के बराबर थी, ठीक है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातियों मतलब जातीय समूह के लोग रहते थे। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह यहाँ पे क्या था, सिंहलियों का है, और जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, ठीक है। एक सिंहलियों जाति समूह जिनका उनका जो भी है वो रहती है, और वहाँ पे उनकी आबादी जो है, पूरी आबादी की बात करें तो 74%, यानी कि 100 में से 74 लोग तो यही वाले हैं, ठीक है, ये जो सिंघलियों वाले हैं। और बाकी के जो भी बचे 18-19% वो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, अदर लोग जी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि जिनकी आबादी यानी कि उसके बाद है फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, ठीक है। तमिलों में भी 2 समूह हैं श्रीलंकाई मूल के, यानी कि तमिल भी अभी 2 तरह के हैं। एक श्रीलंकाई मूल के तमिल है, एक तो 18% है, दूसरा श्रीलंकाई मूल के कुछ तमिल हैं। और उसके बाद है यहाँ पे कि तमिल के थर्ड जो हमारे इस भारत के तमिल के हैं तो 13% है, ठीक है। और हिंदुस्तानी तमिल जो कि बात करें हम औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है, ठीक है। यानी कि जो तमिल है वो उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। और उसके बाद है कि अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध है, यानी कि यहाँ पे बौद्ध मानने वाले हैं जो 74% लोग थे, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, बौद्ध हैं। इनकी मेजोरिटी क्या है, ज़्यादा। थोड़ा ये कहानियों को समझिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। तो बौद्ध बोलने वाले थे या बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और जो तमिल थे उनमें से एक श्रीलंकाई मूल के तमिल हो गए, एक इधर भारत के तमिल हो गए। लेकिन इनमें से भी क्या हुआ कि कुछ हिंदी बोलने वाले तमिल थे और कुछ की बात करें तो तमिल भाषा ही बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद यानी कि कुछ मुसलमान भी थे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% था, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो ईसाई है वो 7% ही हैं और वो सिंहली और तमिल दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। उसके बाद बात करें तो इसमें बात की गई है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की, ठीक है। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद आता है इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे और इस कहानी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक आप श्रीलंका का भी मैप, ये श्रीलंका का आपको दिख रहा है,
ये श्रीलंका का मैप है, ठीक है। यहाँ पे ये श्रीलंका का मैप है और इंडिया के कंपेयर में अभी जो मैं दिखाई वो है। और इधर ये हमारा बेल्जियम का मैप है। तो ये बेल्जियम का मैप भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें ये जो दिया गया है कि ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र जहाँ पे है, इस कलर का जो भी होगा वो है, ठीक है। और उसके बाद है कि बेलोन फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं, ये जो है। और उसके बाद है जर्मन बोलने वाले इतने में ही रहते हैं। और उसके बाद है फ्लेमिश डच भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यानी कि इतना ये क्या हो गया, ब्रुसेल्स राजधानी इसकी जो थी। और उसके बाद इधर इतना पूरा इलाका इतना ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्रेंच हो गए और डच इधर हो गए। तो ये सारी बातें आप लोग मैप के थ्रू समझ सकते हैं और मैप देख भी लीजिएगा। और उसके आसपास की जानकारी भी थोड़ा सा जुटा लीजिएगा और वहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हम आज देख रहे हैं लिखे नहीं, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं आपको लगता होगा कि नोट्स बनाने में हमारा टाइम बर्बाद होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए, नोट्स बनाने में आज का जो टाइम थोड़ा बहुत जा रहा है, कल आपके लिए वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। विकास जब आप रिवाइज करने बैठोगे एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, आप ना तो बुक खोल सकते हो, ना तो पूरा पीडीएफ खोल सकते हो, बस परेशान हो सकते हो। उसके अलावा आपके पास दूसरा रास्ता मेरे हिसाब से नहीं बचता है, ठीक है। तो थोड़ी परेशानी झेल के, हाथों को कष्ट दे के, थोड़ा बहुत हम धीरे धीरे करके अपनी नोट्स रेडी करते जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इजीली हमारी नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। सो बिल्कुल ये नहीं कहना कि टाइम की बचत करें, यार यूपीएससी कर रहे हो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दोगे, कंप्रोमाइज़ किया तो सिलेक्शन में भी कंप्रोमाइज़ होने वाला है 100%। इसलिए मैं लक की बात नहीं करती, जिसका लक अच्छा है उनके साथ तो अच्छा ही होता है। लेकिन और भी जो कुछ है ऐसे कि मेहनत पे है, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप कंप्रोमाइज़ करो, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट एग्ज़ाम ये नहीं है, स्मार्ट वर्क करो बट शॉर्ट वर्क नहीं मांग रहा है, ठीक है। कि आप कुछ लिखो नहीं, कुछ पढ़ो नहीं, बस ऐसे ही हो जाए। तो आज हमें याद रहता है, 2 दिन याद रहता है। हमारी जो मेमोरी है वो जब आप साइंस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा सारी चीज़ें कि कैसे हमारा माइंड जो है वो वर्क करता है। तो इसलिए थोड़ा बातें ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से हमें अपना काम करना है, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।